नमस्कार साथियों, मैं देवनारायण सेन स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान IAS एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज मैं एक बार पुनः साइंस के एमसीक्यूज को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारे संस्थान में प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा के लिए टारगेट बैच जो है 30 जनवरी से शुरू किया जा रहा है। ये जो बैच शुरू किया जा रहा है इसका जो समय रहेगा सुबह 11 बजे से 2 बजे तक रहेगा। ये जो बैच है इसमें सभी पाठ्यक्रम का संपूर्ण जो कवरेज जो है कराया जाएगा। प्रत्येक क्लास का आपको रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें पूरा हमारा जो तैयारी रहेगा, फोकस रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड रहे। और आपका जो पंजीयन है वो आरंभ हो चुका है। न्यूनतम शुल्क के साथ हम ये बैच जो है शुरू कर रहे हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान में विजिट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। नाभिकीय रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना। ऑप्शन सी, रिएक्टर को ठंडा करना। ऑप्शन डी, नाभिकीय क्रिया को रोकना। गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जो होता है जिसको हम लोग D2O या ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, या इसी को हम लोग बोल देते हैं भारी जल, या इसी को हम लोग बोल देते हैं गुरु जल, इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो भारी जल होता है ये न्यूट्रॉन का जो स्पीड होता है, न्यूट्रॉन का जो गति होता है, इसको ये कम करने का कार्य करता है। इसलिए इसको हम लोग मंदक या मॉडरेटर के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करने वाला दूसरा जो पदार्थ है वो है ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट का क्षण होता है ये भी नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को धीमा करने का कार्य करता है। साथ में कैडमियम का क्षण भी जो है इसी प्रकार से न्यूट्रॉन के जो स्पीड है, गति है, उसको कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होगा न्यूट्रॉन की गति को कम करना। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की गति के बारे में तो उसको कम करने के लिए भारी जल के साथ साथ ग्रेफाइट का क्षण और कैडमियम भी प्रयोग में लाया जाता है। तीनों को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि या नाइट विजन उपकरण में किया जाता है। नाइट विजन उपकरण क्या होता है, जिसमें रात के समय हम लोग सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में चीजों को देखने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ये जो नाइट विजन उपकरण है इसमें हम लोग दूरबीन का प्रयोग कर सकते हैं या हम लोग चश्मा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये उपकरण कुछ भी हो सकता है। हमें पूछा गया है तरंग कौन सा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन से तरंग का प्रयोग किया जाता है। यहां पर देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है रेडियो तरंग, इसको हम बोलते हैं रेडियो वेव। ऑप्शन बी में दिया हुआ है सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव। ऑप्शन सी में दिया हुआ है अवरक्त तरंग, इंफ्रारेड वेव। और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमें ध्यान रखना है अवरक्त तरंग या इंफ्रारेड वेव का प्रयोग जो है नाइट विजन उपकरण में किया जाता है। इनका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ की अगर हम लोग बात करें तो सामान्य जो प्रकाश की तुलना में इनका वेवलेंथ जो है अधिक होता है। इसलिए हम लोग जो है इसका प्रयोग रात्रि उपकरण के जितने भी इक्विपमेंट है उसमें करते हैं। चलिए गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव के रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। रक्तचाप मतलब होता है ब्लड प्रेशर।
आप सभी को पता है एक सामान्य व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg होता है। ये जो ब्लड प्रेशर है इसके कम या अधिक होने पर मनुष्यों के शरीर में बीमारियां जो है उत्पन्न होती है, तो इसका सामान्य बने रहना बहुत आवश्यक है। अगर ये कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, तो चक्कर आना, सांसें फूलना और हृदय की गति का रुक जाना जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती है। अगर ये बढ़ जाता है, रक्तदाब बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में पसीना आना, हेडेक, लोगों को बेहोशी छा सकते हैं और इस कंडीशन में भी उनका जो हृदय है वो काम करना बंद कर सकता है। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में हृदय को क्या करना पड़ रहा है, नुकसान झेलना पड़ रहा है भाई। तो ब्लड प्रेशर सामान्य होना बहुत जरूरी है। सामान्य कितने को कहते हैं, 120/80। जो जीव जितना बड़ा होगा उसका ब्लड प्रेशर जो होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है, कम होता है। आकार जितना छोटा उसका ब्लड प्रेशर जो होता है उतना ज्यादा बढ़ा हुआ आपको मिलता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारा होता है 120/80। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विद्युतीय टेलीग्राफ में, ऑप्शन बी वान डे ग्राफ जनित्र में, सी स्फिग्मोमैनोमीटर में और डी साइक्लोट्रॉन यंत्र। तो यहाँ पर जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। इसका प्रयोग हम लोग ब्लड प्रेशर को मापने के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किन विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? किनका जो है विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? शुष्क सेल, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ड्राई सेल के बारे में। शुष्क सेल या ड्राई सेल को हम लोग लेक्लांसी सेल के नाम से भी जानते हैं, लेक्लांसी सेल। ये जो सेल होता है वही सामान्यतः जो घरों में हम लोग प्रयोग में लाते हैं। घरों में प्रयोग लाया जाने वाला बैटरी जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? रिमोट कंट्रोल में हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग टॉर्च में इसका प्रयोग करते हैं और अन्य चीज़ों में इसका प्रयोग करते हैं। ये जो शुष्क सेल होता है इसमें जो विद्युत अपघट्य जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है, विद्युत अपघट्य, वो एक्चुअल में ड्राई फॉर्म में यूज किया जाता है, सूखा फॉर्म होता है उसका, इसलिए हम लोग इसको शुष्क सेल भी बोलते हैं। लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। इसके बीच में एक इलेक्ट्रोड रहता है और ये क्या करता है, एक सिरे से दूसरे सिरे में इलेक्ट्रॉन को रन करता है, यहाँ से इसको क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। ये जो शुष्क सेल होता है, जिस उपकरण को कम इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, कम वोल्टेज में जो चलता है, उसमें इसका प्रयोग हम लोग जनरली करते हैं कम इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये जो विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किए जाने वाला जो केमिकल है वो है हमारा ये आएगा ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो है प्रयोग सामान्यतः हम लोग शुष्क सेल में करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? बहुत ही सरल सा प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी धूलकण, ऑप्शन सी हीलियम और ऑप्शन डी जल वाष्प। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो प्रकाश के विसरण का कारण बनता है। ये बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची। यहाँ पर हमें दो सूची प्राप्त होता है, जिसमें हमें एक सूची को दूसरे सूची के साथ क्या करना है, मिलाना है और हमें सही आंसर का पता लगाना है। देखिए सूची एक में दिया हुआ है कुछ रसायन, जैसे कि हम बात करते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है एसीटोन। एसीटोन का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, गिवन ऑप्शन सूची 2 में हम देखें तो इसका जो प्रयोग होता है ये नाखून पॉलिश अपसारक या इसको बोलते हैं नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में किया जाता है। व्यापम जो है इसको क्वेश्चन को पूछ चुका है कि नेल पॉलिश अपसारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें अगर हम लोग CCl4, तो यहां पर अग्निशामक में इसका प्रयोग किया जाता है। वही हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में बात करें H2O2, तो इसका प्रयोग किया जाता है घाव की मरहम पट्टी के लिए। घाव की मरहम पट्टी करते समय जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रयोग में लाया जाता है वो घाव को साफ करने का काम आता है।
इसका प्रयोग हम लोग नाक कान के इलाज में भी करते हैं, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। द्रव अमोनिया जो होता है, लिक्विड अमोनिया जो है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं प्रशीतक के रूप में। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सूची 1 जो है सूची 2 से इस प्रकार से मैच करेगा। देखते हैं हम लोग कूट में कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए में 2 लिया है हमने और ऑप्शन बी में फर्स्ट लिया है। ये वाला ऑप्शन सी जो है हमारा सही होना चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तीसरा और इसका हो जाएगा डी का चौथा। ये हमारा ऑप्शन सी जो है कूट में से सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर फिर से हमें 2 सूची प्राप्त हुआ है। इसमें भी हमें सूची का जो है सही मिलान करना है और कूट से उसका सही आंसर जो है वो ढूंढना है। देखिए यहाँ पर सूची 1 में दिया हुआ है ऑप्शन ए में लोहा। सूची 2 में ये किससे मैच करता है, किससे संबंधित है सूची 2 में? तो लोहा जो है संबंधित है हीमोग्लोबिन से। यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन हमारे रक्त का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इसमें आप लोगों को पता होगा ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। तो लोहा इससे कैसे संबंधित है? तो ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन का ये जो हीम भाग होता है ये एक प्रकार का पिगमेंट है और वर्णक जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये बना होता है आयरन से और ऑक्सीजन को ये कैरी करता है। इसी वर्णक के कारण ही हमारे जो ब्लड है उसका कलर जो होता है वो लाल होता है। ग्लोबिन वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हो, ग्लोबिन एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन है, और ये जो ग्लोबिन है ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए जिम्मेदार है। तो आप लोग याद रखिएगा लोहा जो है हमारे हीमोग्लोबिन से इस तरह से संबंधित है। इसलिए खाने में जो है ना आयरन का होना आवश्यक है, बोलते हैं खाने में लौह तत्व का होना जो है आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं सीसा। सीसा का संबंध है संचायक बैटरी से। वही जो चांदी आप लोग देख रहे हो इसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, चांदी का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। और ये जो तांबा आप लोग देख रहे हो इसका प्रयोग किया जाता है तड़ित चालक में। तो इस प्रकार से हमारा जो सूची 1 है वो सूची 2 से मैच करता है। कूट में अगर हम लोग आंसर देखें तो ऑप्शन ए में हम लोगों ने लिए है 3 और बी में 4। यहां से देखते हैं ये बी में 4 भी है, ऑप्शन ए में 3 है और सी में फर्स्ट है और 2 है। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा कूट से, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक तरफ सूची में बहुलक दिया हुआ है और एक तरफ जो है उसका उपयोग दिया हुआ है। हमें क्या करना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है और कूट का जो है प्रयोग करके सही उत्तर को पहचानना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं बेकेलाइट। यहां पर आप लोग देख रहे हो बेकेलाइट एक बहुलक होता है। आपको ध्यान रखना है जो प्लास्टिक होता है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं। प्लास्टिक जो है एक प्रकार का बहुलक होता है और ये जो प्लास्टिक है यहां पर मैं लिख देता हूं पॉलीमर। पॉलीमर इसको खोजा था जर्मन का एक वैज्ञानिक था, जर्मन वैज्ञानिक जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिश्चियन सोनबेन। इन्होंने प्लास्टिक को बनाया था, एक तरह से आविष्कार किया था। प्लास्टिक जो होता है पॉलीमर है, बहुलक है, सभी को पता है। यहां पर इसके 2 प्रकार पढ़ते हैं हम लोग, 2 टाइप। एक हम लोग पढ़ते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक हम लोग पढ़ते हैं थर्मोप्लास्टिक। ये जो आप लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो देख रहे हो ये ऐसा प्लास्टिक होता है जो एक बार गर्म करने के पश्चात दोबारा जो है गर्म नहीं किया जा सकता। दोबारा गर्म करके आप इसका किसी चीज को बनाओगे तो इससे पॉसिबल नहीं होता है। इसका 2 टाइप होता है। इसका जो 2 टाइप होता है उसमें एक होता है बेकेलाइट। ये जो बेकेलाइट आप लोग देख रहे हो ये इसका एक प्रकार होता है और दूसरा जो है इसी में होता है मेलामाइन। तो ये जो बेकेलाइट आप देख रहे हो ये विद्युत और ऊष्मा का
बैड कंडक्टर होता है। विद्युत और ऊष्मा का एक कुचालक होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिक स्विच जो बनता है, इलेक्ट्रिक जो बोर्ड का जो स्विच बनता है उसमें करते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच में। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं खाना बनाने के बर्तनों के हत्थे में, खाना बनाने के बर्तन के हत्थे में। तो इस प्रकार से जो है इसका प्रयोग हम करते हैं। ये जो आप लोग मेलामाइन देख रहे हो, ये मेलामाइन का प्रयोग किया जाता है सजावटी टाइल्स के निर्माण में, सजावटी टाइल्स के निर्माण में। जो व्हाइट बोर्ड जो बनता है, व्हाइट बोर्ड के निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं, व्हाइट बोर्ड में। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। वही हम लोग थर्मोप्लास्टिक के बारे में बात करें तो ये जो थर्मोप्लास्टिक होता है इसको एक बार गर्म करके पुनः दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, पुनः दोबारा प्रयोग में। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से प्लास्टिक शामिल किए जाते हैं? तो देखिए थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं पीवीसी, यहां पर हम लोग पढ़ते हैं पॉलीथीन के बारे में, यहां पर हम लोग पढ़ते हैं टेफ्लॉन के बारे में, टेफ्लॉन। तो इस प्रकार से ये जो है ना थर्मोप्लास्टिक का क्या होता है, कैटेगरी होता है। इसमें भी अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहां पर से भी हमारा क्वेश्चन बनता है। पीवीसी जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम लोग घरों में प्लास्टिक जो पानी टंकी होता है, पाइप्स जो बनता है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। पानी टंकी, पाइप जो निर्माण होता है वहां पर इसका प्रयोग करते हैं, पीवीसी पाइप और टंकी। गाड़ियों का जो मडगार्ड बनता है, बाइक वगैरह का मडगार्ड बन रहे हैं वहां पर प्रयोग करते हैं। जो ब्लड रखने वाला बैग आता है, ब्लड रखने का बैग, थैला जो है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। वही अगर हम लोग पॉलीथीन के बारे में बात करें तो पॉलीथीन के बारे में आप सभी को पता है, प्लास्टिक के बैग, थैला, मेज, कुर्सी, ये सब बनता है। टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन जो है एक प्रकार का नॉन स्टिकी मटेरियल है। ये जो नॉन स्टिकी जो मटेरियल है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? बर्तन के ऊपर कोटिंग में, जिसमें आप खाना बनाओगे ना तो खाना जो है चिपकता नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग थर्मोप्लास्टिक को क्या करते हैं? देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्लास्टिक के दो प्रकार है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। यहाँ पर हम लोग बेकेलाइट जो है क्वेश्चन में अपने देखे हैं, तो बेकेलाइट का उपयोग कहाँ पर हो रहा है? तो देखिए बेकेलाइट जो है इसका उपयोग जो है विद्युत उपकरण निर्माण में किया जा रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें पॉलीथीन के बारे में तो पॉलीथीन देखिए यहाँ इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कर रहे हैं? विद्युत रोधक घरों तथा प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे हैं। टेफ्लॉन का प्रयोग कहाँ पर कर रहे हैं? तो बर्तन के निर्माण में कर रहे हैं। नायलॉन 66 का प्रयोग कहाँ पर कर रहे हैं? तो संश्लेषित रेशे और दरी बनाने में कर रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर कूट से क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन ए जो है 1, 2, 3 और 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सही युग्म का चयन कीजिए, चूज द करेक्ट पेयर। यहां पर हमें सही जोड़ी का जो है वो चयन करना है। ऑप्शन देखते हैं। यहां पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्राकृतिक बहुलक, नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स में अगर हम बात करें यहाँ पर सही युग्म जो है हमें चयन करना है प्रोटीन, रबर, सेल्यूलोज और स्टार्च जो होते हैं एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक होता है। ये जो ऑप्शन ए है हमारा सही है। वही हम बात करें ऑप्शन बी के बारे में तो संश्लिष्ट बहुलक या इसको बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। इसके अंतर्गत जो है सिंथेटिक मतलब होता है पूरी तरह से कृत्रिम। तो प्लास्टिक, पॉलीथीन, नायलॉन ये जो है पूरी तरह से क्या होता है? कृत्रिम बहुलक होता है। वहीं हम बात करें अर्ध संश्लिष्ट बहुलक के बारे में, सेमी सिंथेटिक, तो अर्ध संश्लिष्ट जो होता है प्राकृतिक और संश्लिष्ट दोनों को मिलने से बनता है। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा रेयान, वल्केनाइज्ड रबर और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो हमें सही युग्म का चयन करना है तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी,
उपर्युक्त सभी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जितने भी बहुलक आप देख रहे हो उसके सामने जो जो आपके सामने पदार्थों का जो नाम लिखा हुआ है वो सब जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 सामान्यतः पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? कोबाल्ट 60। यहाँ पर ना कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम लोग कैंसर के इलाज में करते हैं। कैंसर या जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रोग, जो कैंसर होता है कर्क रोग, वो एक समसूत्री कोशिका विभाजन में इरेगुलरिटीज हो जाने से होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन जिसको हम बोलते हैं, जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है उसमें एक मदर सेल जो है 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। ये जो कोशिका विभाजन होता है इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो मदर सेल है उसका जेनेटिक मटेरियल डॉटर सेल में क्या होता है, एज इट इज ट्रांसफर होता है। यहाँ पर ये जो कैंसर होता है उसमें यही जो सेल डिवीजन है, इसके जो सेल डिवाइड होने का जो रेशियो होता है, जो रेट होता है, उसको क्या कर देता है, वो इंक्रीज कर देता है और इसको इरेगुलर कर देता है। और इसी के कारण से संबंधित ऑर्गन में क्या होता है, गांठें बन जाती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। अनियंत्रित कोशिका विभाजन को हम कैंसर का नाम देते हैं। तो यहाँ पर इसके इलाज में किसका प्रयोग किया जा रहा है, कोबाल्ट 60 का। तो ये कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है अल्फा किरणें, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बीटा किरणें, ऑप्शन सी में दिया हुआ है गामा किरणें और ऑप्शन डी में दिया है एक्स किरणें। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो कोबाल्ट 60 है वो गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ पर जो सूची 1 देख रहे हो यहाँ पर तत्व दिया गया है और सूची 2 में इसके जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन, वो दिया गया है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए में यूरेनियम का समस्थानिक, इसको सूची 2 से हमें मिलाना है, इसका प्रयोग जो है हम लोगों को बताना है। ये जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में इसका प्रयोग जो है यहाँ पर किया जाता है। वही हम बात करें सूची 1 में कोबाल्ट का समस्थानिक के बारे में, तो कोबाल्ट का समस्थानिक का जो है प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। वही हम बात करें आयोडीन के समस्थानिक के बारे में, तो आयोडीन का जो समस्थानिक होता है वो गलगंड के उपचार में कार्य करता है। देखिए यहाँ पर जो गलगंड होता है, गलगंड या इसको हम लोग बोलते हैं घेंघा रोग, घेंघा रोग, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानना है। गॉइटर डिजीज जिसको हम लोग बोलते हैं, गॉइटर डिजीज जो एक्चुअल में जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन में इरेगुलरिटीज होने के कारण होता है। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो मिनरल है हमारा आयोडीन, आयोडीन की और एक है हमारा टायरोसिन, टायरोसिन, ये दोनों के प्रेजेंस में ये बहुत ही अच्छे से कार्य करता है। टायरोसिन तो जो है वो हमारे बॉडी में ही बना दिया जाता है सेल के द्वारा हमारे गले वाले क्षेत्र में, लेकिन आयोडीन जो होता है ये हमें बाहर से लेना पड़ता है। ये जो है भोजन के माध्यम से हम पोषक तत्वों के रूप में लेते हैं, जब इसकी कमी हो जाती है तब गलगंड जो है वो होता है। इसका जो इलाज है आयोडीन की समस्थानिक से किया जाता है। रेडियम का समस्थानिक जो होता है वो द्वितीयक कैंसर का इलाज करता है, द्वितीयक कैंसर के उपचार में प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा तत्व है उसके अनुप्रयोग से किस तरह से मैच करता है। ऑप्शन ए में हम लोगों ने ये दिया है, ए का हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। इस तरह से कूट में हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ग्रेफाइट और ऑप्शन डी में दिया हुआ है नाइट्रोग्लिसरीन। गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सप्लोजिव मटेरियल के बारे में बात करें तो ऑप्शन डी जो है नाइट्रोग्लिसरीन,
इसका प्रयोग एज अ एक्सप्लोजिव मटेरियल किया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह ऑक्सीजन कहां से आता है जो हमें जीवित रखती है? देखिए, जो ऑक्सीजन है जो हमें जीवित रखता है वो कहां से आता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन बी कार्बोनेट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से अवशेषित जो कार्बोनेट है वहां से, ऑप्शन सी में है ऑक्साइड्स ऑफ मिनरल्स, और ऑप्शन डी है वाटर। जो हमें जीवित रखता है वो ऑक्सीजन तो आता है पानी से। ये तो सरल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है, जो हमारा हरित लवक है, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट होता है पर्णहरित क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ये क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये जो बॉक्स आप लोग देख रहे हो ये है क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है। थोड़ा सा समझते हैं इसको। हम लोगों ने दो भाग में डिवाइड कर दिया है, एक को बोलते हैं हम लोग ग्रेना और एक को बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा। ये जो ग्रेना वाला जो पार्ट देख रहे हो, यहां पर क्या होता है? जो H2O होता है इसका प्रकाश की उपस्थिति में ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में। ये जो H2O है, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज करता है, यही हमें वातावरण में प्राप्त होता है, वातावरण में। और जो हाइड्रोजन यहाँ पर बनाया गया है, इसका यूज किया जाता है NADPH के निर्माण में, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, और एक यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ADP से 1 इनऑर्गेनिक फास्फेट का यूज करके 1 ATP का। ये जो है ना फ्यूल का कार्य करता है। कहाँ पर बनता है? ये ग्रेना में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले पार्ट में बनता है। और किसके प्रेजेंस में? तो ये है लाइट के प्रेजेंस में बनता है, इसलिए इसको हम लोग लाइट रिएक्शन वो बोलते हैं। तो ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन H2O ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन में, यही ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाटर या जल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है, सोना किसमें घुल जाता है? गोल्ड डिजॉल्व इन, कहां पर घुल जाता है? तो देखते हैं ऑप्शन ए में दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है एक्वा रेजिया, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है एसिटिक एसिड। जो सोना होता है, सोना की बात करें या सोना के साथ साथ हम बात करते हैं सिल्वर के बारे में बात करें या हम लोग प्लेटिनम के बारे में बात करें, तो ये जो आप मेटल देख पा रहे हो, ये एक्वा रेजिया या अम्लराज में क्या होता है? घुल जाता है। एक्वा रेजिया या अम्लराज जो होता है HNO3 और HCl के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका रेशियो 1:3 के रेशियो में रहता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग जो है हम लोग ज्वेलर शॉप में जो है करते हैं, ज्वेलरी वाले क्षेत्र में जहां पर इसको बनाया जाता है, ज्वेलर से संबंधित कार्य किया जाता है, धुलाई का, निर्माण का, वहां पर इसका प्रयोग जो है किया जाता है। तो याद रखिएगा एक्वा रेजिया या अम्लराज जो है इसमें सोना घुल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया था। न्यूट्रॉन की गति को ये क्या करता है? कम करता है। भारी जल जो है ये कम करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, किसी जल क्षेत्र में BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल डैश क्या? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए खनिज प्राप्त कर रहा है, ऑप्शन बी गैस प्राप्त कर रहा है, ऑप्शन सी एट्रोफिक है, और ऑप्शन डी सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। देखिए, अगर हम लोग बात करें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ चीज़ों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारा जो तालाब है, तालाब की बात अगर हम करें, हम चाहे तो नदी भी ले सकते हैं, हम तालाब के एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं। तालाब में हम लोग क्या देखते हैं आजकल, जो जलकुंभी है उसकी संख्या जो है दिनों दिन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और ये जलकुंभी जो
यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है तालाब में, उसके ग्रोथ का कारण क्या है? यहाँ पर जो पोषक तत्व है उसका अधिक होना। पोषक तत्व अधिक हो रहा है तो यहाँ पर जलकुंभी जो है क्या करता है? बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रोथ करता है। जलकुंभी के साथ साथ शैवाल भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रोथ करने लगता है। जब शैवाल बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रोथ करता है तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं एल्गी ब्लूम। एल्गी ब्लूम, या इसको बोलते हैं हम लोग शैवाल प्रस्फुटन। और यही जो शैवाल प्रस्फुटन है, एल्गी ब्लूम, ये पानी के जो नेचुरल जो प्रॉपर्टीज है उसको खत्म करने के लिए आगे कार्य करता है। ऑक्सीजन लेवल को कम कर देगा, उसमें जो जीव है उसके लिए प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। जलकुंभी भी यही कार्य करता है। इससे क्या होता है? जो जलीय तंत्र होता है, जलीय तंत्र के जो जीव होते हैं वो मारे जाते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे जो ये जल वाला सेक्शन है धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है थल वाले सेक्शन में। ये किनारे किनारे में जब ये जलकुंभी मरते जाएगा तो जलकुंभी जो है ना इसके कॉर्नर में जा जाके इकट्ठा होगा गाद के रूप में, और नीचे भी ये क्या करेगा? गाद बनाएगा यहाँ पर इसके तलहटी में। तो इससे हम लोग क्या देखते हैं? तालाब जो पहले गहरा था वो धीरे धीरे छिछला होता जाता है, फिर कटीली झाड़ियां उगती जाती है, फिर जल के जो जीव है उसके जगह में थल के जीवों का अतिक्रमण होता है। ऐसे ये जो है जल का पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? कुछ समय पश्चात खराब हो जाता है। तो यहाँ पर इस जो प्रक्रिया हो रही है यहाँ पर, इसको हम लोग एक शब्द है यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन या अतिपोषण के नाम से जानते हैं। अतिपोषण क्यों हो रहा है इसमें अतिपोषण? क्योंकि इसमें मिनरल्स की जो मात्रा है, मिनरल्स की मात्रा जो है वो बढ़ रहा है। और मिनरल्स की मात्रा कैसे बढ़ रहा है? तो मिनरल्स की मात्रा बढ़ रहा है उसके पीछे कई कारण हैं। घरों से निकलने वाला जो पानी होता है, हमारे बाथरूम का पानी हो गया, हम कपड़े धो रहे हैं उसका निरमा और साबुन का जो साल्ट हो गया, सोडियम के साल्ट है, पोटेशियम के साल्ट है, वो सभी जा रहा है। और जो फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो जा रहा है वहां पर, कपड़ों के रंग जा रहे हैं। तो ये सब जो है क्या करते हैं? सोर्स जो है, वाटर का सोर्स जो है तालाब या नदी में जाकर मिल जाता है और मिनरल्स की मात्रा को यहाँ पर बढ़ा देता है। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो सही आंसर है, इसमें थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है, वो खनिज भी प्राप्त कर रहा है और वो सीवेज से भी प्रदूषित हो रहा है। दोनों जो चीजें हैं वहां पर क्या होता है? शामिल होता है। क्योंकि सीवेज से सीवेज का जो गंदा पानी है, अगर आप लोग नदी में उसको फिल्टर करके नहीं डालोगे तो जो नदी है वहां पर आपको जलकुंभी देखने को मिलेगा। नदी भी पूरा जगह जगह आप लोगों को जलकुंभी देखने को मिल जाएगा। तो दोनों ही चीजें जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान रखिएगा। खनिज मिनरल्स जो है बढ़ जाता है, कैसे बढ़ता है? तो डायरेक्ट खनिज यहाँ पर मिल रहा हो या सीवेज का पानी जा रहा हो तब। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा, एसिड रेन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? देखते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ऑप्शन बी में दिया हुआ है मीथेन CH4। ऑप्शन सी में दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी में दिया हुआ है ओजोन। ये जो हमारा ओजोन है O3 लिखते हैं, O2 ऑक्सीजन होता है, ध्यान रखना इसको। इसमें गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर के ऑक्साइड है, एक होता है सल्फर के ऑक्साइड और एक होता है नाइट्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दोनों ही अम्ल वर्षा के लिए क्या है? जिम्मेदार होता है। जब एसिड रेन होता है, एसिड रेन जब होता है तब ये ऐतिहासिक जो महत्व के इमारत होते हैं उसको ये डैमेज करता है। ये जीवों को नुकसान पहुंचाता है। मनुष्यों में इसके कारण अस्थमा रोग भी हो सकता है। मृदा को ये क्या करता है? सॉइल को ये एसिडिक नेचर में बदल देता है। फिर किसान जो है उस मृदा को अम्लीयता से मुक्त करने के लिए वहां पर चूने का छिड़काव करते हैं। तो ये सब जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है। गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ये जो इंसिनरेटर्स होता है ये क्या होता है? कूड़े कचरे को जलाने के लिए, सैनिटरी पैड है उसको जलाने के लिए, या किसी भी प्रकार के अपशिष्ट को जलाने के लिए हम लोग ना इंसिनरेटर या भस्मक का प्रयोग करते हैं। भस्मक शब्द का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूड़े कचरे को जलाने के लिए हम लोग इंसिनरेटर्स का प्रयोग जो है वो करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कथन और कारण के रूप में। देखते हैं हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कथन ए में दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। कारण दिया हुआ है यहां पर श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के केवल माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है। देखिए इसको समझना है थोड़ा सा। जो कोशिका होती है, अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नीलहरित शैवाल का कोशिका है तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट हो जाएगा। वो कथन हमारा जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कारण में क्या दिया हुआ है? प्रत्येक जीवित कोशिका के केवल माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है श्वसन। गलत बात है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग देख रहे हो यहाँ पर श्वसन तो होता ही है। श्वसन क्रिया के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करते हैं? ऊर्जा बनाते हैं। C6H12O6 जो हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन क्या करता है? इसको ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, तभी तो हमें प्राप्त होता है ATP, H2O, CO2। ये जो कार्य हो रहा है ये हमारे कोशिका के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है तो एटीपी का फॉर्मेशन करता है, तो ऊर्जा निर्माण करने का कार्य करता है। कौन से प्रक्रिया के तहत? श्वसन प्रक्रिया के तहत। लेकिन ये श्वसन का जो कार्य है ये केवल माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, ये कुछ मात्रा में जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य में भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। तो आपका जो ये कारण दिया गया है पूरी तरह से सही नहीं है। तो कूट से देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नीलहरित शैवाल में नहीं है, लेकिन पादप और जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में जो है ये जरूर होता है। कारण जो दिया गया है ये हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कोशिकांग को कभी कभी आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग, क्योंकि उसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो कोशिका घट को या पूरी कोशिका का अपघटन कर सकते हैं। ऐसा कोशिकांग निम्नलिखित है, तो आपको पता है कौन सा होगा? ऑप्शन ए लयनकाय, लाइसोसोम जो है हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। जितनी भी कोशिकाएं होती है एनिमल सेल में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक लयनकाय या लाइसोसोम नामक जो है सेल ऑर्गन पाया जाता है। इसमें होता है डाइजेस्टिव एंजाइम। एक्चुअल में ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है? कभी भी कोशिका के अंदर वायरस या बैक्टीरिया का एंट्री जब होता है तो उसको ये क्या करता है? इस एंजाइम के जरिए छिड़क कर उसको खत्म करता है। इसकी जरूरत क्यों है कोशिका में? तो इसकी जरूरत है जो डेड सेल ऑर्गन होते हैं, डेड सेल ऑर्गन्स होते हैं, उसको ये क्या करता है? खत्म करने का भी कार्य करता है, उसको खाने का, भक्षण करने का कार्य भी करता है, जिससे कोशिका में व्यापक सुचारू रूप से क्या है? साफ सफाई का व्यवस्था बना रहता है। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लयनकाय इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को कुछ सूचना मैं देना चाहूंगा। हमारे संस्थान में स्पेशल कॉम्बो बैच आरक्षक, नगर सैनिक और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए 3 फरवरी से जो है शुरू किया जा रहा है, जिसका समय है सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। यहाँ पर जो है
जितने भी लिखित परीक्षा होगी उसकी संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा और बेसिक से पूरी कक्षाएं होगी। जितने भी हमारे विषय विशेषज्ञ हैं वो आपके यहाँ पर सभी सब्जेक्टों को पढ़ाएंगे। तो आप अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान में विजिट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए 3 फरवरी से ही जो है बैच स्टार्ट किया जा रहा है। ये जो हमारा बैच है सिटी प्लाजा के लिए है। सुबह 11 से 2 बजे तक जो है इसका टाइमिंग रहेगा। तो आप लोग जो है इसके लिए भी कोई क्वेरी करना चाहते हो तो आप हमारे संस्थान में विजिट कर सकते हो या नंबर पर संपर्क कर सकते हो। चलिए, ये जो आज का एमसीक्यूज था वो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।